नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हमारा जो साइकोलॉजी का पेपर है वो 7वें नंबर का पेपर हम लोग करने वाले हैं। और इस पेपर में जो क्वेश्चन है सभी की बहुत अच्छी व्याख्या दी हुई है मित्रों, और ज़रूर निश्चित रूप से आप इनको पढ़िएगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर मैंने सारे ही टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है और आपको बहुत मज़ा आएगा। साथियों, एक बात ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा मेरे लोभ वाली बात है कि आपके जो कमेंट जहाँ पर आते हैं ना, आपके वीडियो में जो कमेंट जहाँ आते हैं वहाँ पर एक हाइप लिखा हुआ आता है, हाइप, ठीक है। उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर पॉइंट लिखे हुए आते हैं 640, 660 इस तरह से। तो प्लीज़ वो हाइप जो पॉइंट है ना वो ज़रूर दे देना यार। उससे क्या है, थोड़ा सा वीडियो अच्छा और अच्छा चल जाता है, बस यही वाली बात है। तो थोड़ा सा ये लोभ है और कुछ भी नहीं। अगर किसी को लगता है कि यार सर को थैंक्स देने चाहिए तो थैंक्स वाला ऑप्शन उसमें आता है नीचे, वहाँ पर आप दे सकते हो। उसका 20 रुपये, 40 रुपये, जो भी थैंक्स में अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाइप तो ज़रूर कर ही देना यार, है ना। चलिए देखो, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, और ये जो अच्छी बात है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में, मेरे को इसलिए याद आ गई कि कल जो है ना 4 से 5 स्टूडेंट ने वो थैंक्स जो है ना दिया था, इसलिए मेरे को ये बात याद आ गई, और कुछ भी नहीं है। बाकी वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन हाइप वाला तो कर ही देना यार, है ना। हाइप जो है वो पॉइंट तो आप दे ही देना, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही हैं? ये जो कथन है बहुत तगड़े क्वेश्चन है भाई यार, मज़ा आ गया, मतलब ज़बरदस्त। कि निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही हैं? देखिएगा, ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विद्यार्थियों के कथन, विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में क्या करता है, एक बहुत अच्छे से सहायता करता है। तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि भाई ये तो सहायता करता ही करता है, कि विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो करता है, क्योंकि मनोविज्ञान का ऐसा काम है, शिक्षा मनोविज्ञान का। ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। ये भी बिल्कुल सही है, सकारात्मक बात भी इसमें सही होती है। ये शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज, यार नज़रअंदाज तो क्यों करेगा यार, ये तो वैसे दिख रहा है ना, गलत है, सिंपल सी बात है। आगे कहते हैं, यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को भी समझने में मदद करता है, सिखाने में मदद करता है। तो इसका मतलब कौन कौन से सही है इसमें? ए सही है, इसका बी सही है और डी सही है। तो ए, बी और डी, तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो मेरे को जहाँ तक लगता है शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। अच्छे खासे क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए। मैंने यहाँ पर हिंदी की शिक्षण विधियों के भी शुरू कर दिए हैं, और हिंदी की शिक्षण विधियाँ, काव्य शास्त्र के नोट्स अलग से मंगवाने हैं तो भी मंगवा सकते हो, हिंदी साहित्य के मंगवाने हैं तो भी मंगवा सकते हो साथियों। जो भी आपकी इच्छा, जो भी नोट्स मंगवाना चाहें वो आप बता दीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न था, इसको हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या कहता है? जबरदस्त प्रश्न है यार, मज़ा आ गया यार इन प्रश्नों को। जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे खुद को भी आनंद आता है। देखो आप लोग, तो आपको तो आएगा ही आएगा ना। और कोर्स लेना है तो ऐप के ऊपर कोर्स भी अभी मैं डाल रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियो डल रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी साहित्य का फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, या हिंदी का पूरा कोर्स, स्पेशल कोर्स के नाम से, दोनों के दोनों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? साथियों, ये नहीं और है पे जो है ना वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करो, हैं और नहीं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो पहला ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। ऐसा है क्या? दर्शन शास्त्र का ही अध्ययन थोड़ी करना है यार। तो ये सिंपल सी बात उन्होंने कही थी। पहले था दर्शन शास्त्र का अध्ययन थोड़ी करता है, पहले करता था, दर्शन शास्त्र ही था पहले तो एक तरह से, ठीक है ना। तो मुझे तो ये गलत लग रहा है भाई।
शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव का व्यवहार है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, 100% पता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या करता है, एक सरल मार्ग की ओर हमें ले जाता है, सरल मार्ग हमें बताता है। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन पहले वाला ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है नहीं है, तो पहले वाला ऑप्शन इसमें 100% राइट होगा साथियों। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इसकी व्याख्या भी क्या की जाए, तो सिंपल बात है, तो ये आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है तीसरे नंबर का, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। देखो संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत वो किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। पहले बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कि कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझने लगता है, तो वह कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें साथियों विद्यार्थी जो है वस्तुओं की क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझने लग जाता है। तो कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद कर लोगे ना इनको, तो याद तो रखना ही पड़ेगा यार, याद तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें क्या बात है क्या नहीं है। तो मूर्त ठोस जिसको हम कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका जो कार्यकाल बताया गया है साथियों वो 7 से 11 वर्ष तक का कार्यकाल बताया गया है, कि 7 से 11 वर्ष तक का जो बालक होता है वो इसमें आता है। ठीक है, अब चिंतन व तर्क का क्रमबद्ध होना, इसमें क्या है, चिंतन और तर्क का क्रमबद्ध होना, मूर्त रूप में चिंतन वो करता है, मतलब सामने होती है जो भी चीज होती है वो मूर्त रूप वाली बात कहते हैं। ठीक है, बालक तरल, भार, लंबाई व तत्व के संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान कर लेता है। बालक लंबाई, भार आदि तत्वों को मतलब समाधान कर लेता है उनका, ऐसा कहा जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई दो राय नहीं है मेरे हिसाब से, समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुविध व विपरीत योग्य विचार का विकास कर लेता है, विचारों में क्रमबद्धता और जटिलता आ जाती है बालक में। ठीक है, और 7 से 11 वर्ष तक के अवस्था का वो बालक होता है। ठीक है, वस्तुओं को पहचानने, वर्गीकरण करने, वो वर्ग संबंध ग्रुपिंग स्थापित करने की शक्ति का विकास उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, पलटन का विकास, अर्थात कोई वस्तु कितनी दूसरी से हल्की या भारी है ये अंतर भी करना उसको आ जाता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक की जो अवस्था होती है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर देखो, फिर यहाँ पर बताया गया है भारी होती है, संप्रत्यय निर्माण की अवस्था होती है, दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देना, आत्म केंद्रीकरण को छोड़ना, स्थानिक सोच या दिशाओं का ज्ञान, यानी कि दिशा संबंधी नक्शों से संबंधित ज्ञान भी वो यहाँ पर कर लेता है। संरक्षण की समझ जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल का ज्ञान भी वो यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। तो मूर्त अवस्था ऐसी अवस्था होती है जो प्रत्यक्ष उसके सामने जो चीजें होती है उसे वो समझ लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे को लगता है इसमें तो कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने, और 4th नंबर का प्रश्न क्या कहलाता है, कोलार वर्ग के 4th नंबर का प्रश्न, कोलार वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। अब कोलार वर्ग जो है वो उस नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कहता है कि परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का हमें ज्ञान देना है। तो यहाँ पर सही कूट का ज्ञान देना है, दंड एवं आज्ञाकारिता, इसके बाद में सामाजिक अनुबंध, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। तो नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार इसमें अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध वाली बात ही आएगी साथियों। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दो राय आपको नहीं है, सारी बातें याद है। 5वें क्वेश्चन पे आ जाइए। अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है,
5वां क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, सही पूछ रहा है। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, ठीक है ना, लर्नर वो जो होता है उसको कहते हैं। विकास पूर्वानुमानित है, फिर विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ता है, ठीक है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है ऐसे, ठीक है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है साथियों, विकास पूर्वानुमानित होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में विकास के सभी आयाम जो है आपस में समन्वित होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, भाई ऐसे थोड़ी बढ़ता है, विकास कभी कम कभी ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, जबकि संपूर्ण से अंश बढ़ता है, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा भाई, ठीक है ना, तो इसको ध्यान दे लेना। तो पहला और डी दोनों इसमें राइट हैं, केवल ए और डी यहाँ पर सही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। अगर आपको लगता है मित्रों, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सारे हिंदी साहित्य से संबंधित या हिंदी से संबंधित या साइकोलॉजी से संबंधित सारे प्रश्न मैं यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा ही लगेगा, वैसे खराब इंसान तो मैं हूँ नहीं, हूँ क्या यार, बताओ ना यार लोग तो पता नहीं क्या क्या गालियाँ देते हैं यार। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। बिल्कुल सही है। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो इसमें कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अवधानात्मक। कौन सी प्रक्रिया है? अवधानात्मक, जिसको कहते हैं अटेंशनल, यानी कि उससे जुड़ाव, उससे लगाव, अवधानात्मक प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल के बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में क्या है? प्रवीण है। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अवलोकनात्मक अधिगम में अवधानात्मक प्रक्रिया सम्मिलित है। तो ऐसे याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 7वें नंबर का प्रश्न। देखो, अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अब इन दोनों बातों के अनुसार हमें आंसर देना है कि किस तरह से ये बातें जो है यहाँ पर लागू होती है। उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो साथियों, यहाँ पर अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय होता है। यार ये तो बात 100% सही है। दूसरा क्या कह रहा है? ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मुझे तो ये भी सही लग रही है भाई। तो ए और बी दोनों ही मुझे तो आवश्यक लग रहा है, ए और बी दोनों ही आवश्यक है, ठीक है। तो यहां पर तो मुझे तीसरा ऑप्शन राइट लगता है भाई। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, और 8वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अब यहाँ पर सी, अधिगम की सही विशेषता कौन सी नहीं है वो बताना है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, ये भी सही है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है, बिल्कुल सही बात है। सीखने से नई क्रियाओं का अर्जन हो गए, और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है, ठीक है, ये भी सही। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ऐसा थकान और परिपक्वता, थकान से तो परिपक्वता से तो फिर भी मान सकते हैं, लेकिन थकान से तो हम लोग सीख ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। ये यही कह रहा है नहीं है, तो ये 4th ऑप्शन इसमें नहीं है। 9वें नंबर का प्रश्न आता है, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो अब इसमें इसने बोला है कि परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है साथियों। अब परिस्थिति सिचुएशन वाली बात है, सिचुएशन टेस्ट का जो उदाहरण है वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो समाज मिति भी है,
ये तो है ही सही, साइक्लोड्रामा और सैन्य स्थिति परीक्षण ये तीनों तो हैं, लेकिन MMPI ये इसमें नहीं आता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP प्रश्न आ जाता है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व आकलन में हम लोग जो है किस किस को यूज करते हैं, समाज मिति परीक्षण को, साइकोड्रामा को, सैन्य स्थिति परीक्षण को, लेकिन MMPI को हम यूज नहीं करते हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई। आगे बढ़े, देखो अब यहाँ पर व्याख्या दी हुई है MMPI क्या है। तो MMPI को भी हम लोग समझ लेते हैं, क्या चीज़ है MMPI, यानी कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्ति अनुसूची, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्ति अनुसूची। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है हाथवे या मैकिनले, क्या है, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्ति अनुसूची MMPI। सर आ चुका है भाई, आया है ये प्रश्न, ठीक है ना। इन्होंने 1990 में इसका निर्माण किया, 1943 में इसे प्रकाशित किया और इसमें 667 कथन इन्होंने दिए। इसका प्रयोग 16 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की मानसिक असामान्यता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें 10 नैदानिक मापनी और 3 वैधता मापनी होती है। याद कर लेना इसको, 10 नैदानिक मापनी और 3 वैधता मापनी इसमें होती है। और ये 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर या व्यक्तियों पर इसका मानसिक असामान्यता को मापने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। मानसिक असामान्यता मतलब डिस्टर्ब माइंड, डिस्टर्ब वालों को की मापनी है ये एक तरह से। अब 10वें नंबर का प्रश्न आता है, साथियों इसको याद करना, मिनेसोटा बहुपक्षीय अनुसूची MMPI, इसके प्रतिपादक हाथवे या मैकिनले हैं। जो भी ऑप्शन में आ जाए वो देख लें, या दोनों आ जाएंगे साथ में, ठीक है ना। अब है, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है, जो पहले की बातें उनको बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का ये उदाहरण, समायोजन क्रियाविधि का ये उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है। तो वो है प्रतिगमन, क्योंकि वो पहले की बातों को बताता है तो वापस प्रतिगमन करता है, वो उल्टा उसमें उस बात में जाता है और फिर आपको बताता है। तो प्रतिगमन वाली बात आएगी ना यार, सिंपल है, ठीक है ना, प्रतिगमन वाली बात आएगी भाई इसमें, याद रखना इस बात को। साइकोलॉजी के नोट्स भी हैं उपलब्ध, तो आप जो भी मंगवाना चाहें साइकोलॉजी के नोट्स वगैरह, तो अच्छे नोट्स हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब जो भी मैं बता दूंगा अभी कौन कौन से नोट्स में उपलब्ध हैं, आप लोग मंगवा सकते हैं उन नोट्स को, ठीक है। अभी लास्ट में मैं बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। तो प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन क्या है, प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन क्या है साथियों, जानने इसका शाब्दिक अर्थ है पीछे की ओर लौटना। शाब्दिक अर्थ क्या है, पीछे की ओर लौटना। अच्छा लगे तो कमेंट करना। इस युक्ति में व्यक्ति बालक छोटे बालक के समान व्यवहार करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है अहम प्रतिगमन, एक होता है यौन प्रतिगमन। प्रतिगमन 2 प्रकार का है, अहम प्रतिगमन और यौन प्रतिगमन, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। अब देखिए अगला प्रश्न आता है 11 नंबर का, जोड़ों को मिलाइए, परीक्षण और उनके निर्माणकर्ताओं के अनुसार आप लोगों को मिलाना है। तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पॉस अलोंग परीक्षण किसने दिया था, अलेक्जेंडर ने। संस्कृति मुक्त परीक्षण किसने दिया, केटल ने, ठीक है। सम्मिलित सिद्धांत किसने दिया, जैकोक ने। इसके बाद में IQ सिद्धांत टर्मन ने। तो साथियों इस तरह से आप मैच कीजिए और मैच करने पर निकल के आता है कि सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पॉस अलोंग परीक्षण किसने दिया, अलेक्जेंडर ने। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल ने। सम्मिलित सिद्धांत जैकोक ने। IQ परीक्षण जो है टर्मन ने दिया था साथियों, ठीक है। तो हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़े इसी क्रम में, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। अब ये सारा तो क्वेश्चन हो ही गया। अब 12वें नंबर का प्रश्न आता है जुंग, और जिसको युंग भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, जुंग या युंग भी कहते हैं, ठीक है ना, के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी यानी कि परूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधन एग्जीक्यूटिव निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। इनको किसके अंदर रखा जाता है, अंतर्मुखी या मध्यमुखी या उभयमुखी। साथियों ये दोनों तरह के होते हैं या कौन से होते हैं, ये बहुमुखी होते हैं। देखो समाज सेवी तो बहुमुखी होगा ना, वो तो बिल्कुल खुली बात करेगा, राजनीति वाला भी करेगा, व्यापार प्रबंधन का एग्जीक्यूटिव भी बहुत बोलता है, तो बहुमुखी लोग होते हैं ये, ठीक है ना।
तो युंग और जुंग के अनुसार जो है इन सभी को जो है किस में रखा जाता है, बहुमुखी में रखा जाता है, जिसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न आता है, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। एक व्यक्ति स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का ट्रेस ऑफ माइंड यानी कि मन की रूपरेखा रखता है, तो वह है साथियों अंतर्व्यक्तिक कौशल। कौन सा है? अंतर्व्यक्ति, क्योंकि उसमें लिखा है ना स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने, तो जहां स्वयं वाली बात आती है ना वो अंतर्व्यक्तिक होता है। खुद के लिए ही बातें करना, खुद के लिए खुद को ही बताना, ये सारी बातें अंतर्व्यक्तिक होती है। ठीक है। तो अंतर्व्यक्ति या व्यक्तिगत आत्मबुद्धि स्वयं को जानने की योग्यता रखने वाले जैसे संत, योगी, महात्मा, दार्शनिक, ये सब अंतर्व्यक्तिक होते हैं। अंतर्व्यक्ति या व्यक्तिगत अन्य जो होते हैं दूसरों को जानने की योग्यता रखने वाले जैसे अंतः व्यक्ति और अंत मतलब स्वयं को जानना, और अंतर मतलब दूसरे को जानने की योग्यता रखने वाले जैसे दुकानदार, राजनेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये सब अंतर व्यक्ति में आते हैं। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ पर, बहुत अच्छा प्रश्न है 14 नंबर का, मजा आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास और उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मकता के गुणों की क्षमता पर बल देता है? वो है मानवतावादी। क्या है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा यानी कि कौन सी जो अभिप्रेरणा है वो विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास में, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता में सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? वो मानवतावादी है साथियों। क्या है? मानवतावादी। 15 नंबर का प्रश्न आता है, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छी ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन और परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण किस में आएगा? उच्च सृजनात्मकता, अच्छी आदत, उच्च बुद्धि या बाह्य अभिप्रेरणा? तो किस में आएगा साथियों? बाह्य अभिप्रेरणा में आएगा। इन प्रश्नों को ढंग से याद रखना, ये प्रश्न आते हैं ऐसे प्रश्न। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन और परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है, उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं साथियों। ठीक है। मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा होगा यार, जरूर बताइएगा, है ना? ठीक है। और कैसे प्रश्न हैं मैं सही अच्छे से पढ़ाता हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आपका कमेंट आता है तो अच्छा लगता है साथियों। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो यहाँ पर बीके पासी, अब ये बीके पासी वाला नाम भी नहीं सुनोगे आप लोग, क्वेश्चन है पर इसका बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता का परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है। तो साथियों समस्या अवलोकन है, परिणाम परीक्षण भी है, जिज्ञासा परीक्षण भी है, लेकिन सामान्य उपयोग परीक्षण इसमें नहीं आता है। तो इसे डायरेक्ट याद रखना है इस प्रश्न को, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बीके पासी का कौन सा परीक्षण था? सृजनात्मक परीक्षण। कौन सा परीक्षण था बीके पासी का? सृजनात्मक परीक्षण। यह परीक्षण 1972 में बनाया गया था। 1989 में इसमें संशोधन किया गया तथा 6 उप परीक्षण शामिल इसमें किए गए, जिसमें 4 शाब्दिक थे और 2 अशाब्दिक हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसमें किया गया काम है। तो कौन कौन से हैं? समस्या जांच परीक्षण, असामान्य उपयोग परीक्षण, प्रश्नात्मक योग्यता परीक्षण, परिणाम परीक्षण, वर्ग पहली परीक्षण और ब्लॉक परीक्षण। साथियों इन 6 के 6 परीक्षणों को याद रखना। ये क्वेश्चन अगर आ गया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने पढ़ा है तो ही आप कर पाओगे, अन्यथा और भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर अच्छा प्रश्न है। बीके पासी का परीक्षण है। 17 नंबर का आता है क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। अब देखो प्रतिभाशाली बालक है, उसको प्रोत्साहन देना है तो अच्छा क्या है?
स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। स्वयं के लिए सीख रहे हो तो प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं की याद दिलाना। पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। जहां तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। लेकिन यहाँ पर सर्वोत्तम तरीके की बात की जा रही है। देखो वैसे तो सारे सही हैं, वैसे तो सारे सही हैं, लेकिन उसने यहां पर एक पॉइंट बोला है सर्वोत्तम तरीके में। तो ये सबसे अच्छी बात निकल के आती है। स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, सीखने से प्रेम करने वाली बात यहां पर है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसमें चारों ऑप्शन राइट हैं और आपको बेस्ट बताना है। इससे बेस्ट प्रश्न कुछ भी नहीं होते हैं भाई, ध्यान रख लेना इस बात को। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर का। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का ये जो घटक है वो कौन सा है? तो देखो क्वेश्चन भी समझने है, पहले क्वेश्चन तो समझो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति, एक व्यक्ति है जो एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित होती है। अभिवृत्ति लक्षित होती है कि वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है, तो वो संज्ञानात्मक होगी साथियों। कौन सी होगी? संज्ञानात्मक, जिसको बोलते हैं कॉग्निटेटिव। फिर 19 नंबर का प्रश्न है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। आत्म प्रत्यय यानी कि स्वयं को परिभाषित करना, स्वयं को जानना, स्वयं को बताना, तो एक तरह से वो स्वतंत्रता वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पर स्वतंत्र होगा सारा कुछ। ठीक है, लास्ट प्रश्न है इस पेपर का साथियों, बहुत अच्छे प्रश्न है और लास्ट प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और ये है, देखो 20वां प्रश्न है, यदि व्यक्तिक भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग यम ±16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? तो साथियों यहाँ तो वैसे भी जो है बोर्ड ने इस क्वेश्चन में स्टार दिया था, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। इस प्रश्न में एक से अधिक उत्तर होने की वजह से इसे डिलीट कर दिया गया था, तो ये प्रश्न सही नहीं है, तो इस प्रश्न को हम लोग नहीं देखेंगे। मित्रों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों को उपलब्ध कराता है, वो ज़रूर से ज़रूर आप देख लीजिए एक बार। अच्छे नोट्स हैं, आपको देखना भी चाहिए। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जो नोट्स कोटा ऑनलाइन क्लासेज आपको बताता है कि ये नोट्स जो है मित्रों हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को और आपको पहुँचाते हैं इन नोट्स को। साथियों बहुत अच्छे और प्यारे नोट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखो ये साइकोलॉजी के नोट्स हैं, पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं साथियों, पूरे हैंड रिटन नोट्स। ये साइकोलॉजी के नोट्स हैं, हैंड रिटन है, ठीक है। इस तरह से कवर पेज आएगा। ये साइकोलॉजी के नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हिंदी साहित्य के ये 2 भाग आप लोगों को मिलेंगे। अगर कोई हिंदी साहित्य जैसे अच्छे से पढ़ना चाहता है तो हिंदी साहित्य की ये 2 भाग हैं, 1 और 2, ठीक है, ये देख लीजिए। और मित्रों ये भी हैंड रिटन है, बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप मंगवाइए इनको, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये ग्रामर के नोट्स हैं, हिंदी व्याकरण के, जो सभी कंपटीशन में आपको बहुत लाभ देगी। ये भी पूरी की पूरी साथियों मेरे हैंड रिटन है, हाथों से लिखी हुई पूरी ग्रामर है। मैं जान लगा रखे साथियों इसके अंदर, आपको खुद को लगेगा कि वाकई में सर ने बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। तो मित्रों आप ये हिंदी ग्रामर के नोट्स हैं, आप ये भी हैंड रिटन है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है काव्य शास्त्र और शिक्षण विधियाँ। तो काव्य शास्त्र और शिक्षण विधियों के नोट्स भी आपको देखिए, ये जो है टाइपिंग वाले नोट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अंदर जो है साथियों पूरी शिक्षण विधियाँ दी हुई है पीछे, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं पूरे के पूरे पीछे। तो निश्चित रूप से आप लोग भी इन्हें मंगवाएं, अच्छा है। जो भी इनमें से मंगवाना चाहे आपकी इच्छा के ऊपर है। और बहुत प्यारे नोट्स हैं साथियों, बहुत प्यारे। और हिंदी साहित्य की एक ब्रह्मास्त्र बुकलेट भी मैंने निकाली है, हिंदी साहित्य की ब्रह्मास्त्र बुकलेट में भी, वो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथियों। हिंदी साहित्य की ब्रह्मास्त्र बुकलेट है, ये रही ब्रह्मास्त्र बुकलेट, ठीक है साथियों। इसके अंदर जो है पूरा हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र कंप्लीट
कंप्लीट वन लाइनर में दिया हुआ है, कंप्लीट वन लाइनर, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है साथियों। इसके बाद में पूरा हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र को जो है मित्रों प्रश्न बैंक टॉपिक वाइज, पूरा हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र प्रश्न बैंक बनाया गया है, टॉपिक वाइज है पूरे के पूरे क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए ये 2 भागों में आएगा, इसके 2 भाग आएंगे इस तरह से। और मित्रों बहुत तगड़े हैं ये प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो आप लोग इन्हें भी मंगवा सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, मैंने सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो इस तरह के जो नोट्स हैं वो कोटा ऑनलाइन क्लासेज बच्चों को उपलब्ध कराता है। बहुत मिनिमम प्राइस है साथियों। अगर आप लोग जैसे इन क्वेश्चन बैंक को मंगाना चाहते हो तो 650 रुपये है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि ये काव्य शास्त्र और शिक्षण विधियों को 2nd ग्रेड के आप मंगवाना चाहते हो तो इसमें 350 रुपये हैं इसके बाद में ये हिंदी साहित्य के जो वन लाइनर नोट्स हैं, ब्रह्मास्त्र नोट्स, इसमें 425 रुपये के हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ग्रामर का ही मंगवाना चाहते हो तो 350 रुपये ये ग्रामर बुकलेट है पूरी। सर देखो थोड़ी बहुत महंगी हो सकती है क्योंकि जेरोक्स करवानी पड़ती है, और जेरोक्स के साथ साथ मैं आपको बता दूँ साथियों पूरा हैंड रिटन है, विश्वास वाली बात है इसके अंदर। और अगर आप हिंदी साहित्य को हैंड रिटन जो हिंदी साहित्य कंप्लीट अगर इसे आप मंगवाना चाहते हैं तो 650 रुपये इसके रहेंगे। 650 रुपये में आपके काव्य शास्त्र भी इसके अंदर आ जाता है साथियों। तो ये दोनों बुकलेट भी आप मंगवा सकते हो। साइकोलॉजी के नोट्स अगर आप मंगवाना चाहते हो तो 220 रुपये में ये आप बुकलेट आपके पास पहुंचती है साथियों। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, जो भी आपकी इच्छा है आप मंगवा सकते हो। तो साथियों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।